आपको एक ऐसे थिंकर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो सिर्फ किताबों से नहीं सीखे बल्कि जिंदगी के असली अनुभव से भी सीखे, और जो जिनका नाम है माइकल ऑक्सफोर्ड। सर मैं इसका माइकल कुछ भी बोल जॉन थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसा था। मतलब ये एक शांत गहराई से सोचने वाले इंसान थे। उन्हें जल्दबाजी फैसला लेना पसंद नहीं था। वो हर चीज को एक सोच समझ के अनुभव से सीखकर बोलते थे। वे मानते थे कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अनुभव जरूरी होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि मान लो आप सभी क्रिकेट खेलते हैं, आप किताब से देख के थोड़ी ऐसे समझेंगे कि क्रिकेट को कैसे खेलते हैं। मतलब जब आप मैदान में उतरेंगे, शॉट खेलेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ऐसा क्रिकेट खेलते हैं। मतलब जब तक आप एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको ज़्यादा अनुभव होगा। मतलब ये इनका मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अनुभव भी जरूरी है। अब इनके थोड़े जन्म के बारे में बात करते हैं। माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक विचारक और सिद्धांतकार हैं जिनका जन्म 11 दिसंबर 1901 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। उनका राजनीतिक दर्शन 20वीं सदी का वर्णन माना जाता है जो मुख्य ब्रिटिश व पश्चिमी दर्शन रहा है। वे ब्रिटिश आदर्शवाद रूढ़िवादी विचारक रहे हैं और उनके दर्शन का इतिहास बौद्धिक सौंदर्य धर्म व राजनीतिक क्षेत्र तक रहा है। अब यहाँ बात आती है कि वे आदर्शवादी रूढ़िवादी थे। जैसा आप लोगों को पता है कि आदर्शवाद का मतलब होता है जो सिर्फ रियलिटी पे नहीं बल्कि आइडियाज, वैल्यू और सोच को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब बात आती है कि माइकल क्यों आदर्शवादी थे। वे मानते थे कि समाज को सिर्फ रूप से नहीं चलता बल्कि आइडिया, विश्वास और ट्रेडिशन से चलता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि रूढ़िवादी, जैसे नाम से पता लग रहा है रूढ़िवादी जो पुरानी बातों को मानते हैं या फिर जो पुरानी परंपराएं हैं उनको अत्यधिक महत्व देते हैं। ये अचानक बड़े समाज में जो मतलब एक बड़े बदलाव करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ होते हैं। माइकल क्यों रूढ़िवादी थे? वे मानते थे कि समाज को बदलना सही नहीं है, मतलब मतलब एकदम से बदलना सही नहीं है। वे चाहते थे कि अनुभव के साथ मतलब एक्सपीरियंस के साथ समाज बदले। वे इन चीजों के खिलाफ भी थे जैसे एक्सट्रीम आइडियोलॉजी हो गई, जैसे मार्क्सवाद और नाजीवाद, और ओवर प्लानिंग सोसाइटी हो गई, जैसे मतलब अति नियोजित सोसाइटी जिसमें सारा कंट्रोल सरकार के साथ पास होता है। और जो मतलब कहते हैं कि भाई फेमिनिस्ट सोसाइटी का मेंबर है ना, फेमिनिज्म मतलब एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है, उस तरह का उनका कहना है। उनका मानना पॉलिटिक्स जो है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसलिए उन्हें कंजर्वेटिव थिंकर कहा जाता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की और वहां से उन्होंने गहराई से सोचने की आदत विकसित की। अब बात करते हैं 1930 का दौर, जब उनके माइंड में विचार आने शुरू हुए। जब वे बड़े हो रहे थे तब यूरोप में बहुत राजनीतिक उग्रवाद बढ़ रहा था, जैसे नाजीवाद और मार्क्सवाद। माइकल ऑक्सफोर्ड इनसे काफी निराश हुए। उन्हें एक्सट्रीम आइडिया पसंद नहीं थे। वे बैलेंस और प्रैक्टिकल सोच में विश्वास रखते थे। माना जाता है कि जो माइकल ऑक्सफोर्ड थे जिन्होंने मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कार्ल मार्क्स के खिलाफ व्याख्यान देने वाले वो पहले मतलब राजनीतिक दार्शनिक और सिद्धांतकार थे। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनकी भूमिका के बारे में। अब यही मतलब ये बहुत समय था जब उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ तो उस समय पे एक टीचर थे, अच्छी जिंदगी आराम से चल रही थी उनकी जिंदगी, लेकिन जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। इससे पता चलता है कि वे एक सिर्फ थिंकर ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी थे। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन जैसे उन्होंने तो मतलब एक टीचर की जो लाइफ वहाँ से छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर ली। अगर मान लो तो दिन को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। सर ऐसी सर बात नहीं है मन में आ रही सर कि अगर मान लो भारत और पाकिस्तान का हो जाता है युद्ध, फिर चाइना भी पीछे सपोर्ट करता है, जैसे फिर भारत को चाइना का वो नहीं कर सकता है। मतलब जैसे कमी आ रही सैनिक की, फिर सैनिकों की कमी आ जाती है। जैसे सरकार निर्देश दे देती है कि हाँ कोई भी आना चाहता है तो आ सकते हैं। जैसे सर आप दे सकते हैं, देना चाहेंगे सेवाएं? क्यों नहीं देना चाहिए देश के लिए? वो तो सारे करते हैं और कारगिल के समय हुआ नहीं था सारे ये मतलब ये माइकल ऑक्सफोर्ड भी यही थी, मतलब रिस्पांसिबल ये सर ऊपर ही है ना। क्यों तो फिर ये वाली युद्ध हुआ था ना पीछे कारगिल के टाइम में, उसके बाद भी एक बार हुआ था ना, तो सारे लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी गाँव में। तो उसमें ये था कि लोगों ने सबने कहा था हम भी देश हित में अगर लड़ाई होती है तो हम लोग भी
युद्ध क्षेत्र में जाने को। अभी तो नहीं, अभी इस बार जो युद्ध हुआ उस टाइम तो नहीं, मॉडर्न में उससे पहले हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कारगिल के समय हुआ था या पुलवामा में जो अटैक किया तो उसमें युद्ध वाली स्थिति बन गई थी ना, तब सब यंग जनरेशन बूढ़े बुजुर्ग सब ने कहा था कि हम उसमें जाएंगे ना, इवन सोशल मीडिया पे भी लोगों ने ये कहा था। तो उसमें टीचर या बच्चों की बात होगी, तुम जवान लोग नहीं जाओगे क्या? हम नहीं जाएंगे सर। मैं तो जानता हाँ, तो मेरे से क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं सर, मतलब जैसे मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैंने इस प्रोग्राम आपसे हूँ, मैं तो सबसे पहले नहीं बोलूँगी सर, मेरा ऐसा मतलब विचार था कि जैसे आप प्रोफेसर हैं या फिर टीचर कुछ कोई भी मतलब जैसे उच्च नहीं अधिकारी जाएगा, देश हित सर्वोपरि होता है, देश हित से बढ़कर फिर कुछ चीज़ होती है। अब जैसे युद्ध में उन्होंने क्या सीखा, मतलब उन्होंने वहां जाके क्या सीखा? उन्होंने सीखा मुश्किलें, अनिश्चितता और असली जिंदगी की समस्याएं। मुश्किलें देखो, जैसे आपको पता है युद्ध में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे अनप्रेडिक्टेबल जिसको कहते हैं कि जब उसने अपने दोस्तों को मरा हुआ देखा तो उसने वहां पर जिंदगी की जो समस्याएं देखी, उसने वहां फील किया कि जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती है, हर सिचुएशन अलग होती है। यहाँ से उनको सबसे बड़ा आइडिया है कि रियल लाइफ किताबों से अलग होती है। यही उनका सबसे ज्यादा जो मतलब विचार था कि यही था कि रियल लाइफ किताबों से अलग होती है। अब युद्ध के बाद उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया? जब वे युद्ध से वापस आए उनकी सोच और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। मतलब इसको आप अपने रियल लाइफ में भी कर सकते हैं कि भाई हाँ सही कह रहे हैं। और उन्होंने ट्रेडिशन भी इम्पोर्टेंट है, ये बात भी कही कि परंपरा भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने अपनी फिलोसफी में प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस ट्रेडिशन पर जोर दिया। अब आगे का जीवन भी था कि मतलब इस बाद में युद्ध के बाद जब वापस आए उसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। अब उसके बाद जो उनकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि वे विचार से तो महान थे, लेकिन जो अपनी पर्सनल लाइफ थी उनसे भी मतलब एक विवाद में रहे हैं, हाईलाइट में रहते। उनकी 3 शादियाँ हुई थी, 2 बार तलाक हुआ और कई अफेयर भी बताए जा रहे हैं। उनका एक बेटा भी था जिससे वे लगभग 20 साल के बाद मिले, इसलिए वे अपने विचारों के साथ साथ निजी जीवन में भी काफी विवादों में रहे। अब जीवन का जो आखिरी समय था उनका, वे उस टाइम अपनी तीसरी पत्नी के साथ इंग्लैंड की किसी कॉलेज में रहने लगे और वहां पर उन्हें शांतिमय जीवन व्यतीत किया और उनका निधन 10 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ। अब कुछ रचनाएं मैं आप सबको बताऊंगा जिनका थोड़ा मैं बताऊंगा और उनका अच्छी तरह से व्याख्यान अतुल करेगा। अब जो उनकी रचनाएं तो इस प्रकार से हैं, जैसे पहली है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स। ये उन्होंने 1933 में लिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि नॉलेज अलग अलग फॉर्म में प्राप्त होता है, जैसे हिस्ट्री, साइंस, प्रैक्टिकल। और दूसरी रचनाएं थी रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, ये लिखी उन्होंने 1962 में। इसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ रूल्स और थ्योरी से सोसाइटी नहीं चलती। उन्होंने रैशनलिज्म की आलोचना की और एक्सपीरियंस प्लस ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस बताया। अगली बुक थी ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये लिखी उन्होंने 1975 में। इसमें उन्होंने स्टेट और लॉ के बारे में बताया। इसमें उन्होंने बताया कि जो स्टेट का काम होता है वो सिर्फ कानून बनाना ही होता है, ना कि जनता को कंट्रोल करना। और जो उनकी लास्ट बुक थी ऑन हिस्ट्री, वो लिखी 1983 में। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया और कहा कि हिस्ट्री से हम पास्ट और प्रेजेंट को अच्छी तरह से समझना, जिससे मतलब हिस्ट्री से हम पास्ट और प्रेजेंट को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब माइकल ऑक्सफोर्ड एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी, स्टडी भी की, युद्ध देखा लड़ा भी, और साथ में मतलब जो अपनी लाइफ से जो सीखा वो बताया। और हमें ये सिखाया कि रियल लाइफ को समझने के लिए एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी नहीं। अब इसके बाद अच्छी तरह से